नमस्कार। बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत का शिक्षण शास्त्र। और हम बात करते श्रव्य दृश्य साधनों की बात कर रहे थे। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ श्रव्य दृश्य साधनों की जो कि संस्कृत शिक्षण में किस प्रकार उपयोग में लिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे वस्तु की। तो कोई भी वस्तु को दिखाकर अध्यापक जब अपना शिक्षण कार्य करवाए तो किसी वस्तु को दिखाते हुए वो अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकता है। विद्यार्थियों के समक्ष जो प्रत्यक्ष वस्तु होगी तो उसको देखकर वो उनकी बारीकियों को समझेंगे और संबंधित पाठ का व्यवहार में अपने व्यवहार में व्यवहारिक रूप में उसे ले सकेंगे। तो वस्तु को किस प्रकार कुछ वस्तुएं सरलता से कक्षा में लाई जा सकती है। वस्तुएं देखकर विद्यार्थी अच्छी प्रकार से समझते हैं। और संस्कृत शिक्षण की हम बात कर रहे हैं तो दूध है, जिसे हम दुग्धम कहते हैं, शर्करा, इसके अलावा पत्ता, कागज, धूम, अक्षत, कुमकुम। जब इस प्रकार के शब्दों के बारे में हमें विद्यार्थियों को जानकारी देनी है तो इनसे संबंधित वस्तुओं को कक्षा में लाकर एक अध्यापक है वो अपने शिक्षण को प्रभावी एवं रुचिकर बना सकता है। इन वस्तुओं को देखते ही विद्यार्थियों के मस्तिष्क में जो ये कहें कि मनोरचनाएं बनेंगी, वो जो विद्यार्थी अपने परिवेश के अंतर्गत जिन चीज़ों को देख रहा है उससे वो संबंधित ज्ञान को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जैसे दूध है, दूध के बारे में अगर अध्यापक बता रहा है कि दूध हमें गाय से प्राप्त होता है, किसी पशुओं से प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है, इनसे कौन कौन सी वस्तुएं बनती है। तो अगर यदि दूध है, गाय को तो वो ला नहीं सकते हैं लेकिन आसपास कहीं ले जाकर दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वस्तुओं की बात हो रही है तो दूध को ला सकता है कक्षा में अध्यापक और दूध के बारे में सारी जानकारी वो दे सकता है। तो इस प्रकार से जिन वस्तुओं को आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है उन्हें कक्षा में लाकर भी दिखाया जा सकता है। फिर है चित्र। दूसरा, अगर हम सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं तो दूसरा है चित्र। तो चित्र वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व, वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रतिनिधित्व मतलब वास्तविक वस्तु जो लाई नहीं जा सकती है उनकी जगह उन वस्तुओं का चित्र दिखा के हम लोग अपना कार्य कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं जिन वस्तुओं को कक्षा में नहीं लाया जा सकता, उन शब्दों से संबंधित चित्रों का उपयोग करके हम शिक्षण कार्य करवा सकते हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, शिक्षण को रुचिकर बनाना और विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाना। तो हम लोग जिन वस्तुओं को कक्षा में नहीं ला सकते हैं उनके चित्र बनाकर चार्ट पर, मॉडल पर या फिर ब्लैक बोर्ड पर ही बनाकर हम उसको विद्यार्थियों को समझा सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए कपोतः, कोकिलः, कुक्कुट, पढ़ाए तो
अगर ये पढ़ा रहे हैं, कबूतर के बारे में बता रहे हैं, कोयल के बारे में बता रहे हैं, तो अध्यापक है वो चित्र को दिखाते हुए उससे संबंधित जानकारी दे सकता है कि ये कबूतर है, ये किस प्रकार का पक्षी, ये कहाँ रहते हैं, अपना घोंसला किस प्रकार बनाते हैं, जो संस्कृत के अंदर संस्कृत में ही बताया जाएगा। तो अध्यापक है वो उस चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को बता सकता है। चित्र के माध्यम से अन्य जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे? तो चित्र का उपयोग किस प्रकार कर सकता है? तो शब्दार्थ ज्ञान कराने में, शब्दार्थ का ज्ञान कराने में, इसके अलावा पाठ की प्रस्तावना के अंतर्गत, संस्कृत में पाठ की प्रस्तावना के अंतर्गत हम चित्रों का सहारा ले सकते हैं। फिर है रचना संबंधित ज्ञान, जो रचना से संबंधित विद्यार्थियों को ज्ञान देना है, वहां पर भी हम चित्रों के माध्यम से ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। कहा भी जाता है कि एक चित्र शब्दों के बराबर है। एक चित्र शब्दों के बराबर है। किसी दृश्य के माध्यम से दी गई जानकारी जल्द ही समझ में आ जाती है। संस्कृत शिक्षण में महापुरुषों, पशु पक्षियों, चित्रों की बात हो रही है तो चित्र कौन कौन से उपयोग में ला सकते हैं? तो महापुरुषों के चित्र, पशु पक्षियों के, प्राकृतिक दृश्यों, इसके अलावा धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक भवनों के चित्रों का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, हम संस्कृत शिक्षण में हमने पहले वस्तु देखी और फिर ये चित्र के बारे में बात करी कि जिन वस्तुओं को हम लोग या जिन चीज़ों को हम लोग कक्षा में लाकर शिक्षण नहीं करवा सकते या फिर जिनको लाना संभव नहीं है, उनके चित्रों के माध्यम से हम लोग विद्यार्थियों को शिक्षण करवा सकते हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग बात करी संस्कृत की, तो संस्कृत के अंतर्गत महापुरुषों, पशु पक्षियों, प्राकृतिक दृश्यों, धार्मिक स्थलों, ऐतिहासिक भवनों का चित्र का प्रयोग शिक्षण के अंतर्गत कार्य को रुचिकर प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। अब एक हम प्रतिरूप की ओर बात कर लेते हैं। फिर है प्रतिरूप, जिसे हम कहते हैं मॉडल जिसे कहा जाता है। किसी भी कोई भी वस्तु है, एक तो उसका चित्र बनाया जाता है चार्ट या फिर एक मॉडल जो रहता है वो एक प्रत्यक्ष रूप में हम कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को हम लोग उसके बारीकियों से सब विद्यार्थियों को हम लोग समझा सकते हैं। तो प्रतिरूपों का उपयोग चित्रों की अपेक्षा प्रभावोत्पादक होता है, क्योंकि ये यथार्थता के अधिक निकट होते हैं।
यथार्थता के अधिक निकट होते हैं। उदाहरण, अगर कोई भवन है, एक तो भवन का आप चित्र बना के बता रहे हो तो उसके जो ये कहें हम लोग पूरा हम लोग उसको बराबर से नहीं बता सकते, लेकिन वही भवन को हम लोग बना रहे हैं तो उसकी कहाँ पर कैसे जो व्यवस्था है भवन की पूरी किस स्थान में किन चीज़ों को रखा जाता है, वो सारी जानकारी हम लोग एक मॉडल के माध्यम से, ये भवन बनाया जा रहा है, तो ये तो चित्र है, और यही हम अगर थर्माकोल के माध्यम से या गत्तों के माध्यम से ऐसा मॉडल बना देते हैं तो वो एकदम ये कहें प्रतिरूप बिल्कुल एकदम प्रत्यक्ष रूप में विद्यार्थियों को मिलता है। उसकी बारीकियों को समझाने में ज़्यादा समस्या नहीं आती है। विद्यार्थी है, उनके समझ में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और अध्यापक है उस मॉडल के माध्यम से उन प्रश्नों का समाधान कर सकता है। प्रतिरूपों का उपयोग शिक्षक छात्रों के ज्ञान वृद्धि हेतु करता है। तो कोई प्राकृतिक दृश्य या फिर कई नहर है, नदी है, ऐसे हैं, तो इस प्रकार से जो पहाड़ है उनको भी अगर हम मॉडल बना दें और विद्यार्थियों को समझाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। किसी भी कहानी है उसका भी हम लोग मॉडल बना सकते हैं और विद्यार्थियों को उस कहानी को भागों में बांटते हुए हम लोग कहानी का अध्ययन करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज जो वस्तु, चित्र और प्रतिरूपों का जो दौरान कार्य हम लोगों ने आज किया है उसी को आप गृह कार्य के रूप में लिख कर लाएंगे। गृह कार्य संस्कृत शिक्षण में वस्तु, चित्र एवं प्रतिरूप का उपयोग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, आपको इसका उत्तर अपने दौरान कार्य के उत्तर के रूप में लिख कर लाना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही आप लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलते तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।